हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। आज हम नए टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। इतिहास का कुछ वीवीआई सवाल है, क्वेश्चन है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में बताए थे मैजनी कौन था नहीं, और आज बताएंगे काउंट काबूर के बारे में। यानी कि इटली के एकीकरण में तीन व्यक्ति ऐसा थे कि जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इटली के एकीकरण में तीन व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, और पहला था मैजनी, दूसरा था काउंट काबूर और तीसरा था गैरीबाल्डी। ठीक ना। तो काउंट काबूर के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, काउंट काबूर के बारे में जानने वाले हैं। तो काउंट काबूर देखिए बताए थे कि इटली के एकीकरण में तीन व्यक्ति का योगदान था। तो पहला था मैजनी, और दूसरा था काउंट काबूर, और तीसरा था गैरीबाल्डी। तो चलिए काउंट काबूर के बारे में जानना है। तो काउंट काबूर जो था, देखिए काउंट काबूर जो था, यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था और राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवाद बताए थे। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद उसे कहेंगे कि जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव रखे, उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। तो ये क्या था? काउंट काबूर अपने देश के प्रति बहुत अच्छा लगाव रखते थे नहीं। और काउंट काबूर यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था और राष्ट्रवादी भी था, और जो निरंकुश का पक्का विरोधी था, निरंकुशवाद का। तो जैसे लुई 16वां था, वह निरंकुश शासन करता था, मेटरनिक निरंकुश शासन करता था। तो उसका यह पक्का कट्टर था, मतलब विरोधी था के काउंट काबूर उसका विरोध करता था, निरंकुश शासन वाला का। तो निरंकुश शासन बताए थे कि जिस पर कोई अंकुश न लगा सके, मतलब उसके पक्ष में कोई बोल नहीं सकते उसके विरुद्ध, तो उसी को कहते हैं निरंकुश। तो उसके विरुद्ध कौन बोल रहा था? काउंट काबूर था, मैजनी, गैरीबाल्डी ये था। तो इस तरह से यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था और राष्ट्रवादी भी था, जो निरंकुश का पक्का विरोधी था, निरंकुशवाद का पक्का विरोधी था। और यह जानता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। यह जानता था कौन? काउंट काबूर जानता था कि ऑस्ट्रिया जो है ये इटली के एकीकरण का सबसे बड़ी बाधा है, यही रोकर था, मतलब रोक कर रखा था। तो इसलिए वो क्या किया, देखिए ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने फ्रांस से दोस्ती कर ली। काउंट काबूर जो था ऑस्ट्रिया को, किसको? ऑस्ट्रिया को हराने के लिए किससे दोस्ती कर लिया? फ्रांस को, ताकि हमको फ्रांस साथ देगा, हम ऑस्ट्रिया को हरा देंगे। लेकिन जबकि देखिए फ्रांस पहले से ही ऑस्ट्रिया का पक्का मित्र था, समझे। तो ये जो थे फ्रांस सबसे उससे पहले, इसको दोस्ती करने से पहले, किसको? काउंट काबूर को दोस्ती करने से पहले किसका मित्र था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया का मित्र पहले से था। तो अब क्या होगा? कुछ होने वाला था नहीं। तो इस तरह से वहीं वो अटक गए। तो उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यह था काउंट काबूर के बारे में, फिर से बता रहा हूं। यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था और राष्ट्रवादी था, जो निरंकुशवाद का विरोधी था, और यह जानता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी, और ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने फ्रांस से दोस्ती कर लिया, जबकि फ्रांस पहले से ही ऑस्ट्रिया का मित्र था नहीं। तो ये था काउंट काबूर के बारे में। चलिए अब है रक्त और लौह की नीति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? और या यहाँ ये भी पूछता है कि रक्त और लौह की नीति किसने दिया था? तो ये दिया था बिस्मार्क ने। कौन दिया था? बिस्मार्क ने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। बहुत ऑब्जेक्टिव में ये वीवीआई सवाल कई बार पूछा गया है। तो इसका प्रतिपादन क्या किया था? रक्त और लौह की नीति किसने दिया था? बिस्मार्क ने। कौन दिया था? बिस्मार्क ने दिया था। और चलिए, और यह पर्सा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। चांसलर मतलब चलाने वाला। तो यह चांसलर कब बना था? 1862 ईस्वी में। और इसका कहना था कि भाषण से कुछ नहीं होगा, भाषण से कुछ नहीं होगा, बल्कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन करना होगा। समझे। ये बिस्मार्क का कहना था कि भाषण से कुछ नहीं कहता है कि अक्सर मतलब देहाती भाषा में कहा जाता है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, जो नहीं गरजता वही बरसता। तो वही बात था
किसमें? बिस्मार्क में। तो कहता था कि भाषण से कुछ नहीं चलने वाला है, कुछ करके दिखाना है। तो इसलिए जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए विशाल सेना का गठन कीजिए, तब जाकर इटली का एकीकरण पूरा होगा। और देखिए आगे ये क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण की 3 विभूति कौन है? इटली के एकीकरण के 3 विभूति कौन है? विभूति मतलब कि जो इटली का एकीकरण करना चाहता था, तो कौन है? तो पहला है मैजनी। पहला कौन है? मैजनी। उसके बाद है काबूर और तीसरा है गैरीबाल्डी। तो मैजनी जो था, मैजनी के लिए आत्मा था, नहीं बताए थे, मैजनी जो था इटली के एकीकरण का मसीहा काल था, हीरो ना। और 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था। तो अगर जो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां जाकर देख लीजिए। तो इसमें देखिए मैजनी के लिए क्या था? आत्मा। और काबूर के लिए बुद्धि था। काबूर बहुत बुद्धि, यहाँ देख रहे हैं ना, कूटनीतिक था। कूटनीतिक मतलब क्या? बुद्धि से मार मारता था किसी को भी, समझे कि नहीं? और पहला नंबर में ये आत्मा था, हीरो था, नायक था, नहीं। और काबूर क्या था? इटली के एकीकरण के लिए बुद्धि था, बुद्धि का इस्तेमाल करता था, यानी कि 2 पक्षों को लड़ा कर अपना बीच में मस्ती ले लेता था, वो काबूर थे। ठीक। उसके बाद था गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी के लिए तलवार, यानी कि ये तलवार से जो है ना अपना पूरा यथी करता था इटली का एकीकरण, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। ढेर सारा इसमें योगदान रहा सभी का। और अपवाद में आ गया विक्टर। विक्टर के लिए पूरा शरीर था। तो इस तरह से ये था इंपोर्टेंट। यानी फिर से हम बता दूं कि देखिए इटली के एकीकरण की 3 विभूति कौन है? तो पहला है मैजनी, और दूसरा है काबूर, और तीसरा है गैरीबाल्डी। लेकिन अपवाद में कौन है? अपवाद में विक्टर इमैनुअल, नहीं विक्टर था। तो इसमें मैजनी के लिए आत्मा था, काबूर के लिए बुद्धि, और गैरीबाल्डी के लिए तलवार था। अपवाद में विक्टर के लिए पूरा शरीर था। इस तरह से इस वीडियो में ये बताए VVI क्वेश्चन, काउंट काबूर और रक्त और लोह की नीति और इटली के 3 विभूति। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे। धन्यवाद।